मुझे नहीं लगता इससे फ्लैट बैक किसी की हो सकती है। मैंने अपनी बैक को 2 साल में यहाँ से यहाँ लाया। इससे पहले मैंने अपने 1 साल बारबेल रोज एंड डेडलिफ्ट में बर्बाद कर दिया, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि हर एक बैक की मसल कैसे काम करती है। आज थोड़ा डीप जाके समझेंगे हर एक बैक के मसल के बारे में। एंड में प्रॉपर बैक वर्कआउट डिजाइन करेंगे, जिसके बाद तुम हाउ टू ग्रो बैक वाली वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे, क्योंकि तब तक तुम्हारी बैक बन चुकी होगी। मजाक कर रहा हूँ, बट यू गेट माय पॉइंट। एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि साकिब इतने सालों से बोल रहा है 2 मूवमेंट फॉर होल बैक, वो सही है या गलत। सबसे पहले बात करते हैं लैटिसिमस डोर्सी की, जिसको हम लैट्स भी बोलते हैं। अब सबको लगता है कि लैट्स पुल डाउन में थोड़ा स्ट्रेच करो तो उससे लैट्स ग्रो हो जाएंगे, जो सबसे वर्स्ट एडवाइस है। अब पूरे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लैट्स की बहुत ज्यादा इज्जत है। मतलब लैट्स को लोग यहाँ रखते हैं क्योंकि वही है कि जो वी टेपर लुक देने में मदद करता है। अब लैट अपने आप में एक बहुत बड़ा मसल है, जिसके 3 पार्ट्स है, अपर, मिडल एंड लोअर, और ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे जो अपर वाला रीजन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब तुम रोइंग जैसी मूवमेंट करते हो। उसमें भी सबसे ज्यादा तब लेवरेज में रहता है जब तुम एल्बो बॉडी के एकदम क्लोज रखोगे तब। अब इसका मतलब तो यही है कि बारबेल रोज भी कर सकते हैं, बट नहीं, बारबेल रोज में सारा लोड बैक पे चला जाएगा। अब उसमें भी लैट्स के रीजन स्टिल एक्टिव हैं, बट उतना नहीं जितना वो चेस्ट सपोर्टेड रोज में होंगे। अब बचे मिडल एंड लोअर रीजन, जो सबसे एक्टिव तब होते हैं जब तुम कोई भी पुलिंग मूवमेंट करते हो। एग्जांपल, जब ऊपर से आर्म नीचे आ रहा होता है, जैसे लैट्स पुल डाउन। अब क्लोज ग्रिप करो, न्यूट्रल करो या नॉर्मल ग्रिप करो, इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो पूरे लैट्स के तीनों रीजन को टारगेट करने के लिए बस हमें 2 एक्सरसाइज की जरूरत है, वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज एंड लैट पुल डाउन। तुम पूछोगे कि व्हाट अबाउट पुलोवर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेच तो वहीं मिलता है लैट्स को, एंड फील भी वहीं आता है। बट स्टडीज ये बोलती है कि लैट्स जब स्ट्रेच पोजीशन में रहता है तब वो इतना काम नहीं कर रहा होता। मतलब लैट्स को स्ट्रेच करने का ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। तो वो एक रीजन हो गया पुलोवर्स ना करने का, और एक रीजन है कि ट्राइसेप एंड चेस्ट ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस एक्सरसाइज में। आते हैं ट्रेपेजियस पर, जिसको हम ट्रैप्स भी बोलते हैं। अब अगर तुम्हारे ट्रैप्स एकदम क्रीजी डेवलप हुए तो एक अलग ही लुक देता है वो स्ट्रक्चर को। अब ट्रैप्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, अपर जो तुम्हारे नेक के पास वाली है, मिडल एंड लोअर। अब जो मिडल एंड लोअर पार्ट है वो सबसे ज्यादा एक्टिव तब रहता है जब हम स्कैपुलर रिट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब ये मूवमेंट जब कर रहे होते हैं। एंड जो तुम्हारा अपर रीजन है वो स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसका मतलब है कि तीनों रीजन को टारगेट करने के लिए हमें बस शोल्डर रिट्रैक्शन करना होगा, जो ऑलरेडी किसी भी रोइंग मूवमेंट में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि रोइंग से ट्रैप ग्रो हो जाएगी। बट कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जिनके ट्रैप्स काफी वीक होंगे, तो वो रोइंग के साथ एक और मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे कैल्सो श्रग्स। अब ये नॉर्मल श्रग्स से ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। नॉर्मल श्रग्स में हम वर्टिकल पुल कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करते हैं, बस दैट्स इट। क्योंकि स्टडी शो करती है कि ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। तुम ऐसे कैल्सो परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये मशीन नहीं है तो बेंच का यूज भी कर सकते हो, कुछ इस तरह। ऑल्सो मैंने पहले कोचिंग के लिए बहुत गाली खाई है कि मैं मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं लेट रिप्लाई देता हूँ। तो भाई अब सब सॉर्टेड है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मेरे फॉर्म का, तो वहाँ पे तुम फॉर्म भरते जाओगे और जैसे जैसे स्लॉट खाली होते जाएंगे वैसे वैसे तुमको कॉल आती जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फटाक से आके फॉर्म फिल करने लग जाओ। भाई मैं स्टूडेंट्स को पहले ही बोलता हूँ कि तुम्हें फॉर्म कोचिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना खुद से कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। जितना तुम खुद सीखने का ट्राई करोगे उतना तुमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा वो। अब भाई जो भी लोग तुम्हें 2000-3000 में ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग दे रहे हैं, तो भाई उनसे दूर भागो तुम लोग, क्योंकि भाई वो तुमको चैट जीपीटी का PDF चिपका देंगे और भाग जाएंगे। तो वो सबसे दूर रहना बेटर है। अब आते हैं इरेक्टर्स पर। हमारी स्पाइन के आजू बाजू जो ये निकला होता है यही है इरेक्टर्स। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब इनके भी 2 काम है। एक है स्पाइन को स्टेबिलिटी देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड है एक्सटेंशन का काम। स्टेबिलिटी का मतलब है जब हम बारबेल रोइंग जैसी मूवमेंट कर रहे होते हैं उसमें ये मसल स्पाइन को स्टेबल रखता है। एंड एक्सटेंशन का मतलब ये है जब हम डेडलिफ्ट जैसी हिंज मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें ये मसल सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। तो इसको टारगेट करना एकदम सिंपल है। कोई भी हिंज मूवमेंट जैसे डेडलिफ्ट या RDLs हो गई, उसमें ये टारगेट हो जाता है। हमें अलग से कुछ आइसोलेशन करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला था कि इसका काम स्टेबलाइज का भी है, तो ये रोइंग में भी एक्टिव होता है। अब ये रोइंग में भी तभी एक्टिव होगा जब हमारे चेस्ट अनसपोर्टेड रहेंगे, क्योंकि जैसे ही चेस्ट को सपोर्ट मिलेगा इरेक्टर रेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि उनका काम स्टेबलाइज करना है। तो इसलिए हमें बारबेल रो या अनसपोर्टेड मशीन एंड डेडलिफ्ट और RDL जैसी मूवमेंट से ये टारगेट हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर वीडियो तुमने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें इतना समझ गया होगा कि बैक को तुम आइसोलेशन नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारी बाइसेप होती है तो तुमने बाइसेप कल कर लिया तो आइसोलेशन मूवमेंट हो गया, बट बैक को तुम ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। कोई भी लैट पुल या रोइंग जैसी मूवमेंट में पूरा बैक ट्रेन होगा, क्योंकि पूरी बैक एक साथ काम करती है। तो बैक डे बनाना बहुत सिंपल है। एंड इसका मतलब यही हुआ कि तुम 2 मूवमेंट से पूरी बैक टारगेट कर सकते हो। मतलब साकिब वाज राइट। तो भाई नोटपैड खोल लो, अब 2 दिन का वर्कआउट बनाएंगे। एक बैक डे 1 होगा, एक बैक डे 2 होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें चाहिए कि मैं हर मसल के बारे में इतना डीप जाके बात करूं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए। बाकी कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।